चलिए लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि रिवीजन। चलिए 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने 1772 कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने और बंगाल की कंपनी बिहार उड़ीसा प्रांत को शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त करने का आदेश दिया। कौन दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1772 में द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त करने का आदेश दिया और कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों, यानी कि जो हमारे मोहम्मद रजा खान जो बंगाल में थे और राजा सीताराम जो बिहार में थे, दोनों को हटा दिया, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों को हटा दिया। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इजारेदारी प्रथा नाम से भू राजस्व पद्धति, जिसे इजारेदारी प्रथा कौन लाया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1772 में। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था, जिसकी मुख्य दो विशेषताएं थीं। इसमें पंचवर्षीय टीके की व्यवस्था की और इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को वसूली करने का अधिकार दिया गया इजारेदारी प्रथा में। इजारेदारी प्रथा के स्टार्ट कौन की 1772 में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स के नवाब देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम, यानी कि हेस्टिंग्स ने नवाब के देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 मुन्नी बेगम को हटाकर राजा मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर किसका रखा गया? नवाब का संरक्षक, तो मोहम्मद रजा खान को। 1776 में मनुस्मृति तथा 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेज अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद मनुस्मृति 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो विलियम विल्किंस 1785 में। 1789 में विज्ञान शकुंतला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1789 में विज्ञान शकुंतला नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी और अरबी भाषा 1781 में फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए क्या बनवाया? तो प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाएगा हेस्टिंग्स। इसके पश्चात 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। 1784 में किया था। 1791 में ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में 1791 में 1791 में ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1891 में कौन किया था? 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में कौन किया था? जोनाथन डंकन ने बनारस में किया था। हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए किया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में किया था। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की थी। यानी कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स 1784 में की। उसके बाद फिर ठीक 20 साल यानी कि 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी, यानी कि बम्बई में, यानी कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया था? तो 1784। और भी 20 साल बाद 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1804। 1823 में क्या हुआ था? 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823। मुगल सम्राट के मिलने के बाद
मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। यानी कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता था मुगल सम्राट को, वो बंद करवा दी। इसी समय 1780 में भारत का पहला समाचार द्वारा बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। इसी समय रेगुलेटिंग 1774 के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? कलकत्ता तक था। इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बार बार मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजों कानून लागू होता है। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता है। इसके मुख्य न्यायाधीश एल्जा एम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ गया। एल्जा एम्पे कब इस्तीफा दे? 1782। और हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में से फांसी की सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी कि क्या कि हेस्टिंग्स ने सबसे पहले एक बंगाली ब्राह्मण था, एक नंद कुमार, उसे झूठा आरोप लगा कर फांसी की सजा दिलवा दिया हेस्टिंग्स ने। उसका स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या उत्पन्न विभिन्नता को खत्म करने के लिए सफलता पाने के लिए 1785 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। कितने 1775 में 11 पंडित को 1775 में 11 पंडित को और एनी हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। एलवी हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782, प्रथम एंग्लो मराठा 1775 से 1782, 1775 से 1782, द्वितीय एंग्लो मैसूरी 1780 से 1784। और वारेन हेस्टिंग्स के समय लड़े गए थे। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये दो मेजर युद्ध, जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 और द्वितीय एंग्लो मैसूरी 1780 से 1784, ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़े गए थे। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के सलवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध सलवाई की संधि से 1782 में समाप्त हुआ, जो कि और द्वितीय एंग्लो मैसूरी मंगलोर की संधि 1784 में समाप्त हुए थे। फिर इंडेक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ। फिर इंडेक्ट 1784 किसके शासन पारित हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड के नियंत्रित बोर्ड की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने प्रशासन को नियंत्रित, क्या नाम है, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत ने प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बोर्ड की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट और दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई। ब्रिटिश इंडिया 1784 के तहत भारत में क्या किया गया? ड्यूल गवर्नमेंट और दोहरी सरकार की तुलना 1784 के तहत ब्रिटिश इंडिया 1784 में लागू गई, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को क्या कहता है? हाफ लोफ सिस्टम। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था क्या कहते हैं? हाफ लोफ सिस्टम। अब इसी के शासनकाल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ? 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 1772 में हुआ। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रयान की नियुक्ति की। राय रयान की नियुक्ति की, यानी कि पूरे लगान को देखभाल करने के लिए राय रयान की नियुक्ति की गई। इस सब को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र, राय रयान की नियुक्ति की। पहले भारतीय अधिकारी राय रयान की नियुक्ति की। पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ
पहला भारतीय दुर्लभ का पुत्र, पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ थे। पिट्स इंडेक्स 1784 के इंग्लैंड विरोध में, पिट्स इंडेक्स 1784 के विरुद्ध इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडेक्स 1784 के विरुद्ध, पिट्स इंडेक्स 1784 के विरुद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 को इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल के शासन के सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर इसे ब्रिटिश महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किसने चलवाया था? यानी कि इंग्लैंड में वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कौन चलाया था? एडमंड बर्क। जब इंग्लैंड यानी कि पिट्स इंडेक्स भारत में पास हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया तो पिट्स इंडेक्स 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस 1785 में इंग्लैंड चला गया तो वहाँ एडमंड जैसे पहुंचा वहाँ तो उस पर एक महाभियोग लगाया। कौन लगाया? वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग कौन लगाया था? एडमंड बर्क। वॉरेन हेस्टिंग्स पर कौन लगाया था? तो एडमंड बर्क चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर इस ब्रिटिश संसद के महाभियोग पर का मुकदमा चलाया गया। इसका मुकदमा 1788 में शुरू हुआ और 7 वर्षों तक चला था। यह मुकदमा 1788 में शुरू हुआ, यानी कि महाभियोग का मुकदमा जो एडमंड बर्क ने शुरू किया था वो शुरू किया 1788 से शुरू हुआ और 7 वर्ष तक चला। अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1795 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया, यानी कि 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ से अपना पद छोड़ के चला गया। तो 1786 में क्या हुआ कि हेस्टिंग्स के जाने के बाद 1786 में लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1786 में लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और यह एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स। अब मैकफर्सन, यानी कि मैकफर्सन कुछ समय के लिए मैकफर्सन आया। 1785 में जैसे ही 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही पारित हुआ तो उसके विरोध में क्या किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा देकर यहाँ से चले गए 1785 में। और 1785 में जब यहाँ से चले गए तो इंडिया के वायसराय कौन बना? तो मैकफर्सन। 1785 में मैकफर्सन के काल में अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मैकफर्सन पूछता है कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया मैकफर्सन। अब इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93, फिर 1805 में आता, 1807 में मर जाता है। तो 1786 से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1795 और फिर 1805 में आता, 1807 में ये मर जाता है। इस समय में जिले के समस्त अधिकारी, जिले का जो समस्त अधिकार था कलेक्टर हाथ में दे दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जिले का जो भी समस्त अधिकार था वो किसके हाथ में दे दिया गया? तो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर यानी कि इसने न्यायाधीशों की युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसने स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल क्या था? तो 1786, 1793 और 1805 से शुरू हुआ था। तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले इसके पहले जो शुरू किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को द्वारा जो अदालतें स्थापित की गई थी उसको खत्म करके 4 भ्रमण करने वाले अदालतें लाया, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, जिसमें 4 घूमती हुई अदालतें का स्थापना की, जिसमें कि 3 बंगाल के और 1 बिहार के लिए था। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस दरोगा प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और कॉर्नवालिस 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया था? कॉर्नवालिस कोड का इस्तेमाल कब किया था? 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस दरोगा प्रणाली की शुरुआत 1792 में किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत 1792 में किया था। कॉर्नवालिस कोड का शुरुआत 1793 में किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और जो शक्तियों का प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जो है वो शक्ति को प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड 1793 में कौन शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 1791 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को इसकी
उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला कलेक्टर 1793 एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया। न्यायिक शक्ति से वंचित कर 1793 में कि किसी कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित कब कर दिया गया? 1793 में। और केवल संग्रह का हक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन के वृद्धि के साथ ही पुलिस कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यक्तिगत रूप से जो व्यापार करते उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के कंपनी के जो भी कर्मचारी थे तो उसका व्यक्तिगत जो व्यापार था उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। जिला में क्या होगा कि एक पुलिस थाना का स्थापना किया गया और इसमें एक दरोगा का इंचार्ज बना दिया गया। भारतीयों के लिए एक सेना में सूबेदार, भारतीय जो भारतीय थे उसमें सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। यानी कि भारतीयों के लिए ऊंचा पद सब छीन लिया गया इस सब में। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू गई। स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसके शासनकाल में लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल कब लागू की? 1793 में लागू की, जिसके तहत जमींदारों का भू राजस्व का लगभग 90% भाग 10/11 कंपनी को और 90% के बाद भू राजस्व 10/11 1/11 10/11 जो था वो भू राजस्व लगभग जमींदारों को 10/11 और 10% अपने पास रखता था। यानी कि जो जमींदार होते थे उसका 90% भाग क्या करता था? कंपनी को दे देता था। 10% भाग खुद अपने पास रख लेता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? जॉन सोर। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। और जब जमींदार भू राजस्व के तय करने के लिए स्वतंत्र था। जमींदार क्या था? भू राजस्व का दर तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था जमींदार। ऐसे नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। यानी कि अगर सही समय पर जमींदार अगर जमींदारी नहीं देता तो उसको हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के लिए 2 व्यवस्थाएं थी, रैयतवारी और महलवारी। रैयतवारी कैप्टन रीड, थॉमस मोनरो, महलवारी मैकेंजी। और ये दोनों कैसा था? तो भू राजस्व वसूलने का एक व्यवस्था था रैयतवारी और महलवारी मैकेंजी ने शुरू किया था। रैयतवारी थॉमस मोनरो, कैप्टन रीड ने शुरू किया था। और हम लोग ये पढ़ेंगे क्या नाम है, भूगोल पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। ये रिवीजन सीरीज जारी रहेगा।